जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई थी, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं। हेलो गाइस, फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज रिएक्शन देने वाले हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय मनीष सिसोदिया ने इतनी बार तानाशाही का नाम क्यों लिया? कौन है तानाशाह? मनीष सिसोदिया ने कहा भारत छोड़ो, कर दिया ऐलान। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई थी, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होकर बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने भाषण में तानाशाही क्यों कहा और नारा लगाया भारत छोड़ो भारत छोड़ो? वीडियो पूरा जरूर देखें। कह के गए थे ना, भगत सिंह के चेले डरने वाले नहीं है तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी। तो तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तानाशाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, एक आम आदमी के जीवन के लिए खतरा बन गई है। इसको छुड़वाना पड़ेगा। ये संविधान के लिए खतरा बन गई है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन गई है। भारतीय जनता पार्टी और इनके तोता मैना कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं है ये। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लगता है मनीष सिसोदिया तानाशाही से लड़ने का पूरा प्लान लेकर लौटे हैं। पार्टी मुख्यालय में सिसोदिया ने अपने भाषण में तानाशाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं कि वे तानाशाह किसे कह रहे हैं। जेल भेजने वालों को और जेल भेजने वाली एजेंसियों को। जून के महीने में आपातकाल की याद दिलाने में नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी जोर शोर से लग जाती है, मगर वो भूल जाती है कि उनके नेतृत्व पर ही विपक्ष अब यह लेबल चिपकाने लगा है। संपादक को अवैध रूप से गिरफ्तार करने से लेकर बिना ठोस सबूत के मुख्यमंत्री को जेल भेजने का इतिहास 100 साल बाद नहीं, बल्कि इसी दौर में और हर दिन लिखा जा रहा है। एक दिन ऐसा आ सकता है जब बीजेपी के लिए इस विरासत को ढोना मुश्किल हो जाएगा। आज कांग्रेस अतीत की कई गलतियों के लिए माफी मांगती है, कम से कम मान लेती है। एक दिन बीजेपी को भी करना पड़ जाएगा। 10 साल में कितने नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता जेल भेज दिए गए। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वे जेल में छुट्टियां मना रहे थे, मगर बाहर छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं, काम करने के लिए आए हैं और तानाशाही को भारत से भगाने के लिए। उनके भाषण में इतनी बार तानाशाही का जिक्र हुआ कि हम सबसे पहले उन सभी हिस्से का संकलन आपको सुनाना चाहते हैं। पूरा स्पीच लंबा जरूर संकलन सुने। है, इसे सुनिए, फिर लौटकर अपनी टिप्पणी देंगे। इससे पता चलता है कि मनीष सिसोदिया किस तरह से अपने प्रतिरोध के लक्ष्य को परिभाषित कर रहे हैं। उनके लिए अब हर लड़ाई तानाशाह और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई हो चुकी है। मुझे किसी ने बोला, मनीष जी 17 महीने बाद आ रहे हो, 2 दिन के लिए रेस्ट पे चले जाना। मैंने कहा यार, जेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कार्यकर्ता ने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है, वो उम्मीद लगा रहा है कि मेरा मनीष सिसोदिया, मेरा भाई बाहर आ गया है और मैं कहूं नहीं, मैं तो छुट्टी जा रहा हूं यार। नहीं, खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। एक एक दिन जो संजय भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमानत जब्त कराएंगे, आज से और अभी से लग रहे हैं। और बीजेपी वालों, ढूंढते रह जाओगे कहां गई वोटें, कहां गई वोटें। आज से लगना है सबको। जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, एक एक कार्यकर्ता साथी को कहना चाहता हूं, दिल्ली के एक एक नागरिक को, हरियाणा के एक एक नागरिक को, देश के एक एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा। दिल्ली के हर गरीब आदमी को बेहतरीन शिक्षा देके उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। तुम जेल की क्या बात करते हो यार? तुम जेल से डराते हो, हम जान देने के लिए तैयार हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो हमारी ये कई जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो कम है यार। आप हमें जेल से डराते हो।
नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे आपकी जेलों से। भारतीय जनता पार्टी और इनके तोता मैना कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं है ये लोग, देश के संविधान से ताकतवर नहीं है। इनकी सारी यातनाएं, सारी पीड़ाएं सह के भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमको यकीन है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संविधान है, संविधान जीतेगा। बस आखिर में यही कहूंगा कि हम भगत सिंह के चेले हैं। कह के गया था ये बात, कह के गए थे ना, भगत सिंह के चेले हैं, डरने वाले नहीं है तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी। सुबह बेल का ऑर्डर आया, उससे पहले मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था, उसमें 9 अगस्त के बारे में डिटेल चल रहा था, कैसे 9 अगस्त कितना महान दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। फिर 10:30 बजे ऑर्डर आ गया बेल का। मैं आंखें बंद की, मैंने भगवान से पूछा ये है क्या, 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन बेल दे रहे हो, चक्कर क्या है? अंदर से आवाज आई कि भारत छोड़ो के दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर निकलो और तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज लगाओ। तानाशाही भारत छोड़ो, इस तानाशाही का शिकार हर आम आदमी हो रहा है। तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज उठानी पड़ेगी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में। तुम अपनी अफसरी में, तुम अपनी तानाशाही में 10,000 टीचर्स को एक रात में इधर से उधर उठा के फेंक देते हो। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? यही तानाशाही है जिसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। 1.5 साल से जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया, जबकि पैसा बजट में पास किया विधानसभा ने। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है बताइए? तानाशाही सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की नहीं है। तानाशाही आपके घर के सामने जो सीवर बह रहा है, उसमें जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है, वो भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है। जो नाली नहीं खुल पा रही है, उसको 1.5 साल से पैसा नहीं मिला ठेकेदार को, वो इंजीनियर रो रहा है बेचारा कि मैं कहां से पेमेंट करूं ठेकेदार को। यह भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है। आपकी गलियों की नालियां सड़ी हुई हैं इस तानाशाही की वजह से। मैं ही जेल में नहीं हूं, केजरीवाल जी जेल में नहीं है, आप भी नरक में रहने को मजबूर हैं इसी तानाशाही की वजह से। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे, तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तानाशाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, एक आम आदमी के जीवन के लिए खतरा बन गई है। इसको छुड़वाना पड़ेगा। ये संविधान के लिए खतरा बन गई है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन गई है, हमारी बहनों के लिए खतरा बन गई है, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए खतरा बन गई है। सिसोदिया सीबीआई और ईडी को तोता मैना पुकारते रहे। उन्होंने इंडिया गठबंधन से भी अपील की है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए जोर से हुंकारें भरनी होंगी। आज केजरीवाल जेल में हैं, कल किसी का भी नंबर आ सकता है, और उनका भी, जो सत्ता पक्ष के साथ हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद रामलीला मैदान में विपक्ष के नेताओं की रैली हुई थी। उस रैली में केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए खाली कुर्सी छोड़ी गई थी, क्योंकि उस वक्त दोनों जेल में थे। हाल ही में जंतर मंतर पर भी केजरीवाल के लिए सभा हुई, लेकिन सिसोदिया शायद इससे भी ज्यादा प्रयत्न करने की बात कर रहे हैं कि यह लड़ाई रूटीन तरीके से अब नहीं लड़ी जा सकती है। इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये ना सोचें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल में हैं, कल नंबर आपका भी आएगा, कल नंबर उनका भी आएगा जो दूसरे पक्ष में बैठे हैं या इधर के पक्ष में बैठे हैं। कल नंबर उनका भी आएगा जो इधर नए नए गए हैं कि हम तो इनके साथ हैं।
एनडीए के साथियों को भी कहना चाहता हूं, उनके साथ जो गए हैं, और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। अगर देश के विपक्ष के नेता एकजुट होकर हुंकार भर देंगे तो केजरीवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं आज लिख के वीडियो में बने रहे, लेकिन इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। ये मत सोचिए अभी तो केजरीवाल जी गए, जब हम पे आएगी तो देखेंगे, नहीं, सब पे आई हुई है। सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, कानूनी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी। और एकजुट हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार ढूंढते रह गए। एकजुट होकर लड़ेंगे तो आगे आने वाले चुनावों में भी ढूंढते रह जाएंगे कहां है, 0 पार बस सीधे कहा 0 पार। तो ये कोई ये ना सोचे कि अलग अलग लड़ लेंगे, जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे। लड़ाई सबकी है, लड़ाई देश की है, लड़ाई एक एक भारत के नागरिक की है। सब पार्टी वालों को, जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है, कहीं ज्यादा दिया है, सबको इकट्ठा होकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जोर से चिल्लाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो। और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरीवाल जी सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, देखो कितनी दिन मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे। लेकिन सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सब। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आज हम भरोसा दिलाते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भी और बाकी चुनावों में भी पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घर में इस आवाज को उठाएंगे कि देश के गांव से एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी निकल के खेलों में देश का परचम लहराती है सारी दुनिया में। और जब वो खड़े होकर कहती है कि आपकी पार्टी के एक अफसर ने, आपके लगाए हुए एक फलाने नेता ने हमें छेड़ा है, तो आप उसको गिरफ्तार तक नहीं करते और हमारी उस बेटी के ऊपर तरह तरह के सोशल मीडिया ट्रोलिंग और ये सब कराते हो, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। और तुम्हारे उस ये बेशर्मी तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। इस देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही, खिलाड़ियां, हम और आप सब अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने का सपना देखते हैं। बेटियों को कहते हैं जा बेटी उछाल, लगा छलांग और छा जा फलक पे, और उसको कोई बैठ के वहां पे इनका चमचा बैठ के उसको छेड़े तो हमें सहन होगा। लेकिन ये तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं करते हो तुम। यही तानाशाही है दोस्तों। और उस तानाशाही का चरम स्वरूप हमने देखा कि अब उस बेटी के साथ क्या किया गया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा उस बारे में, लेकिन सबको पता है किसने किया और क्या किया। आज अगर उसके आंसू बहे हैं तो कुछ तो खेल किया गया है। तानाशाही पर मनीष सिसोदिया के भाषण का लंबा हिस्सा इसलिए सुनाया ताकि आप एक नेता को उसके भाषण के जरिए ठीक से समझ सकें, देख लें कि उसके भीतर क्या गुजरी है। 17 महीने जेल में रहते हुए उसने इस राजनीति को किस नजर से देखा, उसे जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस मामले में ट्रायल कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, पता नहीं। आप किसी को अनंत समय के लिए जेल में नहीं रख सकते। इससे पता चलता है कि जेल में रखने की राजनीति को सिसोदिया किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। सिर्फ तानाशाह का नाम नहीं ले रहे। इसी दिल्ली में 2014 के बाद हमने कई लोगों की जुबान से सुना था कि आम आदमी पार्टी के नेता कहा करते थे मोदी जी को नाम लेकर टारगेट नहीं करना है, इससे जनता नाराज हो जाती है, अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। मोदी जी का एक बार भी सिसोदिया ने अपने भाषण में नाम नहीं लिया, मगर बार बार तानाशाही की बात कर वो किसी परमात्मा का नाम तो नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट परमात्मा नोज मनीष सिसोदिया इज टॉकिंग अबाउट विच तानाशाह एंड तानाशाही. This part is in English because the Paramatma that I know only understands English. हिंदी माध्यम के परमात्मा से मैं भी दूर रहता हूं। 15 लाख भारतीय 10 साल में भारत छोड़ गए, बहुत समझदार लोग हैं। अगर आप भी विदेशों में बसना चाहते हैं तो अपनी अंग्रेजी आज से ही ठीक कीजिए
और यह वीडियो हिंदी में पूरा देखिए। डू यू गेट माई पॉइंट? आज सुबह ट्विटर पर जब मनीष सिसोदिया की यह तस्वीर देखी तो लगा कि यह नेता अपनी मुस्कुराहट के साथ लौटा है। 17 महीने बाद पत्नी के साथ एक प्याली चाय पीते हुए दिल्ली की बारिश को महसूस कर रहा है। इस फोटो को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि यह नेता जेल से निकलकर पारिवारिक होने के लिए आया है। पार्टी मुख्यालय में सिसोदिया के चेहरे पर हंसी तो वही थी, मगर उनके भीतर का नेता जोर जोर से बोल रहा था। कह के गए थे ना, भगत सिंह के चेले हैं, डरने वाले नहीं है तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी। 17 महीने में जैसा गया था, बिल्कुल 17 महीने पहले जैसा गया था वैसा ही दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? एनर्जी कुछ कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना? बस इनको लग रहा था जेल भेज के एनर्जी तोड़ देंगे, अब ये कहेंगे यार इनको जेल मत भेजो, ये तो दुगनी एनर्जी लेके आते हैं। उम्मीद है जेल में मनीष सिसोदिया ने ऐसी किताबें जरूर पढ़ी होंगी कि कैसे तानाशाह कानून बनाता है और अपनी गुलाम न्यायपालिका से उन कानूनों के जरिए विरोध और असंतोष का गला घोंट देता है। जनहित में मनीष सिसोदिया को 300 किताबों के नाम जारी करने चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया कि जेल में रहते हुए उन्होंने पढ़ी है। हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म कर लेते थे। इतनी किताबों को पढ़ने के बाद कोई भी नेता वैसे भी शिक्षा मंत्री बनने का हकदार हो जाएगा। जेल भेजकर राज करने वालों के इतिहास की किताबें भी जेल में ही मिल जाती हैं। हिटलर के समय कैसे न्यायपालिका झुक गई, कानून बदलकर लोकतंत्र खत्म कर दिया गया और देश के नाम पर उन कानूनों को लागू कर अपनी ही जनता का गला घोंट दिया गया। जज लोग ये काम करते थे। इस पर बहुत रिसर्च है और बहुत अच्छी किताबें हैं। उम्मीद है मनीष ने उन किताबों का अध्ययन किया होगा जिनमें तानाशाही का इतिहास बारीक और व्यापक रूप से दर्ज है। करीब करीब मैं समझता हूं 300 की किताबें मैंने पढ़ी वहां पे। हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म हो जाती थी। पर सबसे पहले आपको ध्यान होगा मैं गीता लेके गया था, और गीता लेके गया था तो मेरे दिमाग में ना प्रश्न थे कि यार भगवान, मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, मेरे को जेल क्यों भेज दिया? मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की क्या गलती थी कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए दिन रात सुबह से शाम एक करके स्कूल बनवा रहा था, उनके लिए अच्छे IIT में चले जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं। क्या मैंने भगवान से पूछा अंदर आंख बंद करके कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यों? तो भगवान ने कहा गीता पढ़, पता चल जाएगा। अंदर से आवाज आई और मैंने गीता पढ़ी और मुझे जवाब मिल गया। मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसा नहीं है कि यहां कोई उसकी बात कर रहा हूं। जब आदमी अंदर जेल में होता है, अकेला बैठता है, तालों में वो शीशों के पीछे बैठता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत झांकता है। बहुत सवाल उठते थे मन में, और बस भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर से आवाज आती थी, इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले। खूब गीता पढ़ी, और बाद में तो मैंने कम से कम 10 महान लोगों की व्याख्या कम से कम 10 पढ़ ली होंगी, अलग अलग लोगों की, विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, श्री श्री जी की, आचार्य प्रशांत जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता मैंने पढ़ डाली, देवदत्त पटनायक की। सब में से पढ़ पढ़ के मुझे बड़े सारे आंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालों के आंसर मिलते चले गए। खूब गीता पढ़ी मैंने। उसके अलावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी कहाँ एजुकेशन पे क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं। कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज़ जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया, आप और हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, मेरा यकीन वहाँ पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी अभी से सक्रिय हो चुकी है। सुनीता केजरीवाल की वहां रैलियां हो रही हैं। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरह से दिल्ली में चुनावी साल का यह आखिरी चरण शुरू हो चुका है। केजरीवाल के जेल में रहते हुए सिसोदिया का बाहर आना पार्टी को सक्रिय कर सकता है। वैसे यह पार्टी अब बिना नेता के भी चलने का अभ्यास कर चुकी है।
अगर इसके मुख्य नेता जेल में हों तब भी यह जिंदा रहना सीख गई है और चुनाव लड़ना भी। मगर दिल्ली की राजनीति थोड़ी जटिल है। सिसोदिया और केजरीवाल के जेल में रहते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। जेल जाने की सहानुभूति का लाभ मिलता नहीं दिखा। इसलिए सिसोदिया कार्यकर्ताओं से लड़ने के लिए तैयार रहने की बात करते हैं। उन्हें पता है कि काफी कुछ अब नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मनीष भावुक भी होते रहे, कभी डॉक्टर अंबेडकर तो कभी शहीद भगत सिंह का नाम लेते रहे। अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है। जो 17 महीने 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं, किसी मिट्टी के तो बने हैं। ये उस मिट्टी के बने हैं, मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होकर बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे? ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे? इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि यह है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, यह है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, यह है अरविंद केजरीवाल का कुनबा, जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सब पे। मोदी विरोध की राजनीति की डिक्शनरी बदलती जा रही है। कभी बीजेपी के लिए बहुत आसान होता था हर सवाल को मोदी विरोध और व्यक्तिगत विरोध का रूप देने में, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इसे ठोस वैचारिक रूप दिया है। सिसोदिया ने आज उसका विस्तार किया। इसी पार्टी मुख्यालय में रात के वक्त संजय सिंह का भाषण हुआ, दिन के वक्त केजरीवाल का, जब केजरीवाल ने यह कहकर धमाका कर दिया कि अगले साल मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे और योगी जी को हटाने की प्लानिंग चल रही है। सिसोदिया का भाषण दोनों नेताओं से अलग था। लगता है 300 किताबों का असर है और तानाशाही की समझ कुछ बेहतर हुई है। तानाशाही की समझ जितनी बेहतर होगी, आपके भीतर लोकतंत्र की समझ और सुंदर होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो दोस्तों, देखा आपने मनीष सिसोदिया का स्पीच कितना अच्छा था। मनीष सिसोदिया ने अपने स्पीच में बताया कि जेल में मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी थीं। मनीष सिसोदिया ने भारत छोड़ो का नारा लगाया अपनी स्पीच में। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।